गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम आज आगे पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर है अपना चैप्टर नंबर 2 विज्ञान के अंदर कि हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं कि नहीं हैं, वो पाठ का नाम है। उसमें हमने पहला भाग और दूसरा भाग पढ़ लिया है और उसका वीडियो भी मैंने भेज दिया है। अब हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन विधि से मिश्रण को अलग करना। कौन सी विधि है? ऊर्ध्वपातन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अब इसमें होता क्या है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इसमें दो पदार्थ जो हैं, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ऊर्ध्वपातित का मतलब, जैसे कपूर आपने लिया, कपूर को आप जलाते हो तो कपूर जो है वो ठोस अवस्था में से द्रव अवस्था में नहीं बदलता है, सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातित हो गया, ऐसे कहते हैं। समझ में आया? बाकी कोई चीज़ आप ज़्यादा करके करोगे तो पहले क्या होगा, गर्म करोगे ठोस में से द्रव में बदलेगा, द्रव में से उसके बाद गैस में बदलता है। लेकिन जो भी ऊर्ध्वपातन विधि में या ऊर्ध्वपातित पदार्थ है वो क्या होगा, ठोस में से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। तो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना। जबकि दूसरा पदार्थ जो होगा वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है। अब आकृति में बताए अनुसार हमने दो पदार्थ का मिश्रण लिया है। एक तो अमोनियम क्लोराइड है और एक सॉल्ट है। सॉल्ट यानी नमक, और अमोनियम क्लोराइड। नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण ले लिया है हमने। ठीक है, नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण ले लिया है। अब इसको देखो, इस तरह से आकृति में दर्शाए अनुसार हमने सारी चीज़ें व्यवस्थित रख दी। नीचे बर्नर रख दिया गर्म करने के लिए। उसके बाद ये स्टैंड रख दिया, टेबल जैसा है जिस पे कि ये रुक सके। उसके बाद ये ऊपर क्या रख दिया है हमने, ये चाइना डिश रख दी है। यानी ये जो हम चाय पीते हैं ना, वाली डिश रहती है, चाइना डिश, सफ़ेद कलर की। उसके बाद ये जो कीप है, फनेल बोलते हैं इसको, फनेल बोलते हैं इंग्लिश में, कीप है, इसको उल्टा लगा देना है हमको। कैसा लगा देना है? इसको उल्टा व्यवस्थित कर देना है इस तरह से, वो मिश्रण के ऊपर। और ये ऊपर की तरफ क्या लगा दिया इसने, कॉटन प्लग, यानी रुई लगा दी है, रुई। ठीक है। और इन्वर्टेड फनेल मतलब उल्टा कीप। अब आगे क्या होगा, जैसे जैसे आप इसको गर्म करोगे तो जो अमोनियम क्लोराइड है, जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, वो क्या होगा, सीधे गैस में बदल जाएगा। गैस में बदलने के बाद ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन ऊपर तो दरवाज़ा बंद है, रुई ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। ठीक है। तो रुई में दरवाज़ा जब बंद हो गया है तो ये कहाँ जाएगा, बाहर तो निकल नहीं पाएगा। उसके बाद ये जो गैस थी इधर ऊपर की तरफ ठंडी हो जाएगी और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो भाग है यहाँ पे आपको ठोस अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। ठोस अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ठोस अमोनियम क्लोराइड मिलेगा इस तरह से। और नीचे क्या रह जाएगा, ये प्लेट के अंदर क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। इस तरह से हमने नमक और अमोनियम क्लोराइड का जो मिश्रण था उसको हमने अलग कर दिया। अब उसके अंदर जो अमोनियम क्लोराइड था वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ था, तो उसका ऊर्ध्वपातन हो गया और नमक प्लेट में रह गया। अब उदाहरण में जो हमने किया वही बता देते हैं इनको। उदाहरण में दिया है कि NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड तथा खाने का नमक, सॉल्ट के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस अवस्था से गैस बन जाता है, जबकि नमक शेष रह जाता है। सीधे ठोस से गैस बन जाता है, इसी को तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? अनुप्रयोग, कपूर, नेफ्थलीन की गोलियाँ, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो जाते। ठीक है, तो ये हमारा ऊर्ध्वपातन खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक फ़िल्टर पेपर होता है। जैसे पेपर हुआ, सादा पेपर भी आप ले लो, अगर आप उसको पानी में डालोगे तो धीरे धीरे, जैसे ही फ़िल्टर पे आपने पेपर ले लिया और आप अगर इसको पानी में डाल दिए
इसको इस तरह से पानी में डाल दिए, यहाँ तक डुबो दिए, तो पानी क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। पानी धीरे धीरे क्या जाएगा, ऊपर की तरफ चलने लगेगा। ये इसी सिद्धांत पे काम करता है, पानी का अवशोषण कर लेता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, रंगीन पदार्थ जो होते हैं, रंगीन मिश्रण होते हैं, रंगीन यौगिक होते हैं, उनको अलग किया जाता है कलर वाले। तो किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। किसी सूखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी या किसी भी विलयन के कण के ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। आप इसको समझ लेते हैं। अब जैसे ये फ़िल्टर पेपर हो गया, आपका कागज़ की पट्टी हो गई, इसको फ़िल्टर पेपर कहते हैं, स्ट्रिप ऑफ फ़िल्टर पेपर, कागज़ की पट्टी हो गई, ये आपका कागज़ हो गया। इसके अंदर क्या करना है, आपको पहले यहाँ पेंसिल से एक लाइन बना देनी है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, पेंसिल से एक लाइन बना देनी है। इतना भाग जो इसके पेंसिल से आपने लाइन जो ड्रॉ की है, इतना भाग ही पानी के अंदर डूबा रहेगा, उसके ऊपर वाला भाग डूबा नहीं रहेगा। इसके बाद ये जो आपको एक वृत्त दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल पे क्या लगाना, आपको स्याही का निशान लगा देना है, स्पॉट ऑफ इंक, स्याही का निशान लगा देना है, जो भी इंक है आपके पास उसको लगा देना है। अब क्या करना है, ये एक बक्सा होता है, जार बोलते हैं, जार बक्सा है, उस बक्से के अंदर यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक क्या भरा होता है, जल भरा होता है नीचे में। अब ये जल भरा होता है तो ये धीरे धीरे जल के अंदर ये क्या होती है, एक कांच की छड़ होती है, कांच की छड़ के ऊपर ये इस पेपर को लगा देते हैं, इस तरह से पेपर को इस तरह अटका देते हैं, ऊपर लटका, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं ना डोरी पे, इस तरह से पेपर को हम अंदर की तरफ लटका देते हैं। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये पेपर पानी को सोखता जाता है, वैसे ये जो जैसे इसमें एक ये कलर है, ये कलर ऊपर बढ़ता जाएगा इस तरह से, और इसके साथ अगर कोई और भी कलर है तो वो भी कलर भी बढ़ता जाएगा, यहाँ तक पहुँचा। और उसके बाद जैसे 2-3 कलर और है इसके अंदर, तो ये कलर भी बढ़ता जाएगा। इस तरह से पानी के साथ साथ अवशोषण किसका होगा, इन रंगों का होगा, और रंगों की सोखने की जो गति होती है उसके अनुसार देखो, ये सबसे ऊपर गया है, उसके बाद लाल वाला है, ग्रीन वाला सबसे नीचे, ठीक है, तो हरा वाला सबसे नीचे। तो इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं और इनको हम कलर वाले को, रंगीन पदार्थों को हम इस तरह से उनका पृथक्करण कर सकते हैं, यौगिक मिश्रण में से उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। अब इसमें जो दिया है, काली स्याही में उपस्थित रंजकों को क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक करना। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, रंग डाई को पृथक करने के लिए, रंग और डाई को पृथक करने के लिए, जो डाई की कंपनियाँ होती हैं जो रंग बनाती हैं, कपड़ा रंगने का कलर बनाती हैं, वहाँ पे इसका उपयोग होता है। क्लोरोफिल से पिगमेंट पृथक करने के लिए, अब क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है जिसको हरित कण कहते हैं, समझ में आया। उसके जो पिगमेंट होता है हरा रंग का होता है, उसको अलग करने के लिए। खून से ड्रग पृथक करने के लिए, अगर खून के अंदर कोई ड्रग है, समझ, दवा भी हो सकता है या ड्रग्स भी हो सकता है, जो नशीला पदार्थ है वो, उसको अलग करने के लिए, पहचानने के लिए ये सब होता है, ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न आता है, क्या आप सोच सकते हो कि जब खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट होता है तो खून का क्या करते हैं, इसी क्रोमेटोग्राफी मेथड से ही पता करते हैं कि उसके खून के अंदर कितना अल्कोहल है या कितनी नशीली पदार्थ, डोपिंग टेस्ट होता है। अब छठे नंबर पे आता है आसवन विधि, ये तो आप लोगों को पता भी होगा। ये आकृति देख के पहले मैं आपको आकृति समझा देता हूँ, पहले प्रश्न समझा देते हैं। इसका सिद्धांत क्या है, मूल सिद्धांत क्या है, दो संघटकों यानी दो कंपाउंड जो हैं, दो चीज़ें मिली हुई के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है, यानी दो चीज़ें मिक्स होंगी तो एक का क्वथनांक दूसरे से कम होगा, यानी एक का क्वथनांक ज़्यादा होगा और दूसरे का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। तो क्वथनांक में डिफरेंस है, इसका मतलब जब कोई हम नीचे गर्म करेंगे इसको, बर्नर से इसको गर्म करेंगे, तो जिसका क्वथनांक कम है वो क्या होगा, पहले भाप बन जाएगा और भाप बन के ठंडा होके धीरे धीरे ये बीकर में, ग्लास में आ जाएगा, पहले वो आ जाएगा। और जो दूसरा है वो इसके अंदर
पड़ा रहेगा। इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। इसका कंडीशन क्या है कि इसके अंदर जो संघटक हैं, जो कंपाउंड है, जो मिश्रण है, उसमें एक का क्वथनांक ज़्यादा होना चाहिए और एक का क्वथनांक कम होना चाहिए। यह विधि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक में मिक्स हैं, घुलनशील हैं, तो भी हम उसको अलग कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, देखो आकृति में बताया गया है कि जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, समझ लो इसके अंदर पानी और एसीटोन भर दिया है। पानी और एसीटोन, पानी तो आपको पता है, एसीटोन पता है आपको क्या होता है? एसीटोन जो लड़कियां या लेडीज़ जो होती है ना, वो नेल पॉलिश लगाई होती है, नाखून पॉलिश, उसको छुड़ाने के लिए एक बोतल में केमिकल आता है, उसको बोलते हैं नेल रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर बोलते हैं। समझ में आया? उसको रगड़ के वो छुड़ाती हैं और नया लगाती हैं, तो वो एसीटोन होता है। वो आपने देखा होगा, ठंडा ठंडा हाथ में लगता है और बाहर निकाल दो तो वो उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका क्वथनांक कम होता है, तो एसीटोन होता है। जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यह गर्म होकर वाष्प रूप से ट्यूब में चला जाता है। वो गर्म होगा, गर्म होके ट्यूब में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, यह ट्यूब में चला जाता है, जहाँ यह फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र हो जाता है, जबकि पानी फ्लास्क में रह जाता है। एसीटोन कहाँ जाएगा? ये बीकर में आ जाएगा, और पानी कहाँ बच जाएगा? इस फ्लास्क में बच जाएगा। तो ये क्या विधि हो गई आपकी? आसवन विधि हो गई। चलो आकृति को एक बार देख लेते हैं, आकृति के अनुसार थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, हाँ इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पे बर्नर लगा दिया जो गर्म करने का काम करेगा। इसके अंदर एसीटोन और जल का मिश्रण होता है। एसीटोन तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एसीटोन और जल का मिश्रण होता है, ठीक है। एसीटोन और जल का मिश्रण होता है। अब क्या होता है, जब एसीटोन और जल को हम इस तरह गर्म करते हैं, तो गर्म करने से हमको पता है एसीटोन का क्वथनांक कम होता है। एसीटोन का क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। तो एसीटोन जल्दी भाप में बदल जाता है, और भाप में बदल के ये भाप यहाँ से जाती है। अब ये जो है, आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है पूरा, ये एरिया जो है, ये और ये, यहाँ पे ठंडा पानी होता है। ठंडा पानी क्यों होता है कि जैसे ये गर्म हवा यहाँ पे से यहाँ पास हो रही होती है, एसीटोन की वाष्प पास होती है गर्म, तो ये उस वाष्प को ठंडा कर देता है। जब वाष्प को ठंडा कर देगा तो आपको पता है कि वाष्प क्या बन जाएगी? द्रव अवस्था में आ जाएगी। वाष्प में से गर्मी निकाल लो, वाष्प को ठंडा कर दो, भाप को ठंडा कर दो, तो द्रव अवस्था में बदल जाएगी। तो जो एसीटोन है ये बीकर में आ जाएगा, ठीक है। और फ्लास्क के अंदर क्या बच जाएगा? पानी बच जाएगा। आ गया समझ में? तो 2 घुलनशील द्रवों को आसवन विधि से अलग करना, ये आपको समझ में आ गया। अब इसका उपयोग क्या होता है वो देख लेते हैं। नोट कि अगर 2 संघटकों से ज़्यादा संघटक एक ही द्रव में उपस्थित हों जिसका क्वथनांक भिन्न हो, तब हम प्रभाजी विधि का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रभाजी विधि में कुछ नहीं होता है, खाली एक थर्मामीटर लगा देते हैं और हमको पता होता है कि इसका क्वथनांक कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। उतने तापमान तक उसको गर्म करते हैं और तापमान को क्या करते हैं, उतना मेंटेन रखते हैं, न तो ज़्यादा होगा न तो कम होगा, तो ताकि सारे संघटक अलग अलग हो जाएं। उदाहरण हवा तथा पेट्रोलियम आदि। हवा के अंदर और पेट्रोलियम 10वीं में आएगा आपको। तो पेट्रोलियम को कैसे अलग किया जाता है, तो पेट्रोलियम को पैराफिन मोम में पृथक किया जाता है। तेल, लुब्रिकेंट, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल तथा पेट्रोल गैस को इस विधि का पृथक किया जाता है। इसमें थर्मामीटर लगाया होगा, देखो इसमें जो तेल है, लुब्रिकेंट है, डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल गैस है, ये सबका क्वथनांक अलग अलग होता है, लेकिन इसका क्वथनांक हमको पता होता है। तो अगर मुझे पहले तेल को निकालना है तो तेल वाला तापमान मुझे कर देना पड़ेगा, जिसका क्वथनांक पहले होगा उसको पहले निकालेंगे। तो जो पहले निकलेगा, जैसे सबसे पहले पेट्रोल निकलेगा, पेट्रोल का तापमान क्वथनांक कम होता है, तो पेट्रोल को अगर हमने 70 डिग्री पे रख दिया तो पेट्रोल फटाफट सब भाप बन के और निकल जाएगा। उसके बाद डीजल का नंबर आया, बाद में केरोसिन का आया, लुब्रिकेंट आया, तेल आया, मोम आया, ये सब सारी चीज़ें, वैसे वैसे टेम्परेचर आप वैसे वैसे तापमान को बढ़ाते जाओ तो सब निकल जाएगा। अब देखो हवा से कैसे गैस प्राप्त कर सकते हैं। हवा को भी इस विधि द्वारा
पृथक किया जा सकता है, हवा के अंदर से भी पृथक किया जा सकता है। कैसे? देखो, वायु हवा, उसका क्या होगा, दाब बढ़ाना पड़ता है। दाब जब बढ़ेगा तो वायु को संविटित तथा ठंडा करना, वो क्या बन जाएगा, वायु हवा को जो हम दाब बढ़ाएंगे तो द्रवी वायु बन जाएगा, यानी पानी बनने लगे। प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करते जाओ, विभिन्न ऊंचाइयों पर गैस का पृथक्करण हो जाएगा। उसको ठंडा कर दोगे तो पानी बन जाएगा, और बाद में उसको गर्म कर दोगे तो वापस वो अलग हो जाएगा। अब देखो, प्रभाजी आसवन विधि के अनुप्रयोग विशेषताएं क्या है। सम एप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। अब देखो, ये देखो, इसमें ये दिया हुआ है आपको आकृति के अनुसार कि देखो एक नली होगी ऊपर, वो शीशे के गुटकों से भरी होती है। इसके अंदर छोटे 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 दिख रहे हैं आपको, शीशे के गुटके भरे हुए हैं, गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा व संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। वो भाप रुकती भी है और सतह देती है, तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो भाप ठंडी हो जाती है। ठीक है, भाप ठंडी हो जाएगी। अब ठंडी होकर बाकी का काम तो आसवन विधि के जैसा ही है। तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में इसका उपयोग होता है। कार्बनिक रस को शुद्ध करने में उपयोग होता है। ऑक्सीजन, द्रव, नाइट्रोजन, ऑर्गन को वायु से पृथक करने में प्रभावी आसवन विधि प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन, द्रव, नाइट्रोजन, ऑर्गन वायु को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ अलग नहीं होता, ऊपर हम जो पढ़े थे ना वही का वही है, खाली इसके अंदर क्या होता है, प्रभावी स्तंभ जो होता है, इसमें फ्रैक्शनल कॉलम है, इसके अंदर गोलियां भरी जाती, कांच की गोलियां होती, कांच के टुकड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसमें से जो भाप बन रही है ना, उसको सतह प्रदान करते हैं, टाइम लगता है, तो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर इसमें इस तरह से एकत्रित हो जाता है, थर्मामीटर लगा होता है। ठीक है, इसको प्रभावी आसवन विधि कहते हैं। अब इसके बाद 7वें नंबर पे आता है क्रिस्टलीकरण। 7वें नंबर पे क्या आता है, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलेशन बोलते हैं, उसमें भी वही बोलते हैं क्रिस्टलेशन। अब इसमें होता क्या है, पदार्थ जैसे चीनी है, चीनी के जो टुकड़े होते हैं ना उसको क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टल टुकड़े। तो मूल सिद्धांत क्या है, किसी मिश्रण से अशुद्धि को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संघटक को पृथक करना होता है। ठीक है, जैसे आपने पानी के अंदर चीनी को घोल दिया। अब क्या किया, आपने पानी के अंदर चीनी का मिश्रण बना लिया, उसको घोल दिया अच्छी तरह। ठीक है, अब क्या करना है, घोलने के बाद उसको छान लेना है। पहले फिल्टर पेपर से या छन्नी से अच्छी तरह पतले कपड़े से छान लो। उसका जो पानी बचेगा छानने के बाद, जो कचरा होगा थोड़ा बहुत उसमें ऊपर रह जाएगा, बाकी जो पानी बचेगा उसको अब आप धीरे धीरे गैस पे गर्म कर। तो आपको जो चीनी मिलेगी ना, आप देखोगे ना, वो एकदम चमकती हुई मिलेगी, क्रिस्टल मिलेंगे, उसके टुकड़े छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे टुकड़े मिलेंगे। ये पद्धति, इसलिए मैंने बताया किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले उपयुक्त विलयन को घोलना पड़ता है पानी के अंदर, जिसमें घुल जाए वो उसमें क्रिस्टलीकरण द्वारा इस संघटक को पृथक करते हैं। अब उदाहरण, कॉपर सल्फेट जो है, जो कॉपर सल्फेट CuSO4 इसी कलर का होता है, जिस कलर से मैं लिख रहा हूँ उसी कलर का कॉपर सल्फेट होता है। क्रिस्टल को अशुद्ध है, पहले सल्फ्यूरिक एसिड में घोल देते हैं, उसको एसिड के अंदर क्या करते हैं, घोल देते हैं, क्योंकि वो पानी में नहीं घुलता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, हम एसिड में घोल देते हैं। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। उसको गर्म कर देते हैं विलयन को, और जो विलयन बना था उसे पूरी रात तक छोड़ दिया जाता है। अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, जबकि अशुद्धियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती हैं। इस विलयन को क्या करते हैं, फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको चीनी का बताया था उसी तरह उसको रात भर रहने दिया जाता है, घुल जाता है, जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड में घुल जाती हैं, बाकी कॉपर सल्फेट जो होता है वो अच्छी तरह पड़ा रहता है। उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से छान लेते हैं, जो अशुद्धियाँ ऊपर रह गई, और नीचे शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। अब क्या है, वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है।
इसलिए बेहतर है देख लेते हैं। इन वाष्पीकरण यानी पहला जो हमने पहला पढ़ा था डिस्टिलेशन और क्रिस्टलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होगा, थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ रह सकती हैं, लेकिन क्रिस्टलीकरण में कोई भी अशुद्धियाँ नहीं रहेंगी। देखो कैसे कि कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, कुछ ठोस क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं, या कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती, घोलने के बाद भी कुछ अशुद्धियाँ रह जाती। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को संदूषित कर सकती है। समझ में आया? जैसे उपयोग क्या है, समुद्री पानी से नमक को साफ शुद्ध करना। समुद्री पानी है, अब समुद्री पानी को क्या करो आप, धीरे धीरे पहले फिल्टर कर लो, उसको छान लो, उसके बाद उसको धीरे धीरे गर्म करोगे, आपको शुद्ध नमक मिल जाएगा, क्रिस्टल नमक मिल जाएगा। क्रिस्टल को पृथक शुद्ध करना, उदाहरण कॉपर, सल्फेट, फिटकरी। जिन क्रिस्टल में अशुद्धियाँ विद्यमान होती हैं, इन सब चीज़ों में अशुद्धियाँ होती हैं, इनकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए, फिटकरी को भी अशुद्धियाँ दूर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों को पता होगा। जल घर या निकाय में जल को शुद्ध करना, वाटर प्यूरिफिकेशन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी जल निकाय होता है, हर जगह एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जो कंपनी कारखाने का गंदा पानी है, ये सब पानी स्वेज का पानी है, वो वहाँ जाता है, इकट्ठा होता है और उसको शुद्ध किया जाता है। तो वो शुद्ध करने की जो मेथड है, जो प्रक्रिया है, पूरी पद्धति है, उसके बारे में हमको समझना है। तो सबसे पहले क्या होता है, जल शोधन संयंत्र संग्रहित जल, अशुद्ध पानी। सबसे पहले जो अशुद्ध पानी है उसको संग्रहित किया जाता है। एक तालाब होता है, बड़ा सा तालाब बना देते हैं और उसके अंदर जल को संग्रहित किया जाता है। अब क्या करते हैं, अवसाधन टैंक ठोस नीचे बैठ जाता है। एक बड़ा सा टैंक होता है, उसके अंदर क्या होता है, जो टैंक होता है उसके अंदर जो भी ठोस पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। जैसे आपने बालू ले लिया और पानी के अंदर डाल दिया, तो जो बालू है वो पानी के नीचे बैठ जाएगा, पानी के नीचे बैठ जाएगा। ऐसे ही भी अवसाधन टैंक जो होता है, सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं इंग्लिश में, वो ठोस सारे नीचे बैठ गए, समझ में आया? तो नीचे से नीचे के रास्ते निकल जाता है और ऊपर वाला जो पानी बचा था वो और आगे जाता है, उसको बोलते हैं भारण टैंक, लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में जाता है, वहाँ से निस्यंदन टैंक में जाता है। सभी अशुद्धियों को छान लिया, जो अशुद्धियाँ हल्की हैं, जो नीचे बैठी नहीं, तलिए में बैठी नहीं, उन सबको निस्यंदन टैंक में भेज दिया जाता है और उन अशुद्धियों को छान लिया जाता है। उसको फिल्ट्रेशन टैंक भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद पानी आ गया, साफ़ सुथरा पानी आ गया, कलर भी निकल गया उसका, लेकिन उसमें अभी भी कीटाणु हैं। तो पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, इसको बोलते हैं क्लोरीनीकरण टैंक, क्लोरीनेशन टैंक। पानी घरों के इस्तेमाल हेतु तैयार हो जाता है। जैसे नर्मदा का पानी हुआ, तो नर्मदा का पानी ऐसे ही आता है लोगों के घरों में। पहले अशुद्ध पानी संग्रहित होता है, फिर अवसाधन टैंक में जाता है जहाँ पे ठोस नीचे बैठ गया, उसके बाद भारण टैंक से आगे बढ़ता है और कहाँ जाता है, निस्यंदन टैंक में। निस्यंदन टैंक में सभी अशुद्धियाँ छान ली जाती हैं, फिल्ट्रेशन होता है, वो फिल्टर हो जाता है और उसके बाद उसमें क्लोरीन दवा मिलाई जाती है, जिससे उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस सब मिल जाएं और पानी को घरों के इस्तेमाल के हेतु भेजा जाता है। इसलिए आपके घर पे जो पानी आता होगा ना, आप लोगों ने पिया होगा, तो थोड़ा कड़वा लगता है, क्योंकि उसमें क्लोरीन डाला होता है, उसमें क्लोरीन डाला होता है। अब हम पढ़ते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने बर्फ़ से, बर्फ़ है, ठोस है, उससे पानी बना दिया, द्रव बना दिया, ठीक है, तो बर्फ़ से अगर आपने उसको द्रव में बना दिया गर्म करके, तो वापस ये पानी क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। अगर आप इसको फ्रिज में डाल दो तो वापस बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय, यानी वापस वो बदल के अपने रूप में आ सकता है। लेकिन रासायनिक वाले में नहीं आएगा, ये अनु उत्क्रमणीय।
जैसे आपने साबुन बनाया, साबुन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब साबुन में सब चीज़ें मिल गई, लेकिन अब उसमें से आपको अलग करना है, वापस उसी रूप में लाना है, पानी अलग आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग आएगा, तो नहीं निकलेगा वो। इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन हो गया, वो अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पानी है, बर्फ़ है, बर्फ़ भी तो पानी है, इसका सूत्र भी H2O होता है, इसका सूत्र भी H2O होता है। जो पानी बन गया आपका, इसका सूत्र भी H2O होता है। और जो गैस बन गया, भाप बन गया, वो उसका सूत्र भी H2O होगा। यानी इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और इसमें क्या होगा, रासायनिक नया पदार्थ बनता है या बनते हैं, बहुत सारे नए पदार्थ बन जाते हैं। तीसरा है, बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, बहुत कम ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है, हल्का फुल्का ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग होता है भौतिक परिवर्तन करने में। जैसे उदाहरण है बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ बाहर रख दो तो अपने आप पिघल जाएगा, कोई ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट रासायनिक ऊर्जा में क्या होगा, आपको प्रकाश ऊर्जा भी चाहिए, ऊष्मीय ऊर्जा भी चाहिए और दबाव भी चाहिए। तो एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। उदाहरण लकड़ी का जलना, समझ में है। तो ये आपका हो गया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इस भाग में हम यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी का हम इसके आगे वाले भाग में